तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम कोई जादूगरनी हो ना। हर चीज पर जादू चला देती हो। अमृत की बातें सोना को जहर लग रही थी, पर वह चुपचाप खड़ी थी। अरे वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, बैठो ना। नहीं छोटे सर, मैं ठीक हूँ, वह सकुचाती हुई बोली। लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूं ना, पागल हुआ जा रहा हूँ। प्यार से बुला रहा हूँ, समझ नहीं आता क्या? अमृत झटके से उठकर उसके सामने जा पहुंचा और उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। सोना की आंखों में आंसू भर आए। सर प्लीज जाने दीजिए, मालिक की सेवा करना फर्ज है तुम्हारा। भूल गई? आओ अपने मालिक की सेवा करो। अमृत दोनों हाथों से उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसने बेबसी से इधर उधर देखा। पूरे घर में सन्नाटा था। आज सर और मैडम बाहर गए थे ड्राइवर के साथ। बाकी सब नौकरों को छुट्टी दे दी गई थी। यह बात सोना को यहाँ आकर पता चली थी और वह तभी से पछता रही थी। वह चाहे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अच्छी बुरी नजरों को पहचानने की समझ तो हर लड़की में होश संभालते ही आ जाती है। अमृत के आसपास उसे हमेशा घबराहट होती थी। उसकी तमाम तारीफों और मीठी मीठी बातों से उसे घिन आती थी। वह झुकी और अमृत के गिरफ्त से निकलकर बाहर भागी, लेकिन अमृत ने चीते की तरह झपट्टा मारकर उसे लॉन में पकड़ लिया। पूरी ताकत से वह मेन गेट की तरफ दौड़ी। न जाने कैसे उसमें इतनी ताकत आ गई कि इतने ऊंचे बंद मेन गेट पर चढ़कर बाहर निकले नुकीले तारों से कटकर घायल हुए हाथ पैरों की परवाह न करते हुए वह इस पार कूद गई। तभी तेज रोशनी ने उसकी आंखें चुंधिया दी और वह कार से टकरा गई। वह सर की गाड़ी थी। ड्राइवर ने कार रोकी और उसे अंदर बिठाया। घर के अंदर आया तो देखा अमृत के बदहवास हुलिये लॉन में पड़े। सोना के दुपट्टे ने मिस्टर एंड मिसेस माहेश्वरी को सारा मामला समझा दिया। दुख और गुस्से से कांपते माहेश्वरी जी ने लॉन में पड़ा लोहे का पाइप उठाया और अमृत को बेतहाशा पीटने लगे। उनका गुस्सा देखकर किसी की बीच बचाव की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मिसेस माहेश्वरी से बेटे की हालत देखी नहीं गई। उन्होंने उस पर झुकते हुए रहम की गुजारिश की। तभी माहेश्वरी जी होश में आए। हाफते हुए उन्होंने पाइप फेंका और सीने पर हाथ रख के वहीं बेहोश हो गए। एम्बुलेंस आ चुकी थी। अमृत को सिर में 10 टांके आए और हाथ पैर की हड्डियों में फ्रैक्चर था। सोना के जख्म गहरे नहीं थे, उसकी मरहम पट्टी कर दी गई, लेकिन माहेश्वरी जी को मेजर हार्ट अटैक आया। उनकी सर्जरी चल रही थी, हालत गंभीर थी। उनकी अप्रोच और पावर की बदौलत पुलिस या मीडिया को इस मामले की खबर नहीं हुई। सब कुछ सीक्रेटली हैंडल किया जा रहा था। 15 दिन बाद वे घर आए। सब घर वाले उनके पास जमा थे। उन्होंने कहना शुरू किया। कहते हैं पुरखों की कर्मफल की सजा बच्चे भुगतते हैं। कहते हैं कर्म लौट कर आते हैं। कहते हैं अपने पाप पुण्य के नतीजे हमें इसी दुनिया में मिलते हैं। मैंने यह भी देख लिया। ये कहानी शुरू हुई थी आज से 30 साल पहले, जब मैं 16-17 साल का था। दाई माँ पीताम्बरी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्हें मैं पीतो अम्मा कहता था। उन्हीं के हाथों मेरी परवरिश हुई। वह महज नौकरानी नहीं, हमारा परिवार ही थी। इसी भरोसे वे काम के लिए अपनी बेटी चांदी को अपने साथ लाने लगी थी। चांदी नाम जैसी ही चमकती, निर्दोष, निश्चल, मासूम, मेरी ही उम्र की थी। जो उसके हाथ की चाय पी लेता, दुनिया में और किसी की चाय पसंद ना आती। खाना बनाने में भी माहिर, चक्री की तरह घूमती रहती और सारे काम निपटाती। लड़कपन का दौर था और पहली बार किसी लड़की से बात करने, उसके साथ इतना समय साथ बिताने का मौका मिला था। पीतो अम्मा मेरी माँ जैसी थी, लेकिन सगी माँ तो नहीं थी। पर वे मुझे अभी भी अपना नन्हा मुन्हा गोलू ही समझती थी, जबकि मैं गौरव महेश्वरी प्राइवेट लिमिटेड का इकलौता वारिस खुद को साबित करने की होड़ में लगा हुआ था। चांदी को दुनिया घूमने का, नई नई बातें जानने का बहुत शौक था। मैं जब भी कहीं बाहर जाता ढेर सारी तस्वीरें खींचता, उसे हर जगह के बारे में बताता और सबसे नजरें बचाकर उसे खूब तोहफे देता। आखिर वह भी उम्र की उसी दौर से गुजर रही थी जिसमें मैं था। उसे भी मेरी तारीफें, मेरा साथ, मेरा उस पर ध्यान देना, उसे स्पेशल महसूस कराना अच्छा लगता था। हम दोनों के बीच एक अनकहा मजबूत रिश्ता बनता जा रहा था। सब ठीक चल रहा था कि तभी मेरे पापा ने तय किया कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे लंदन जाना चाहिए। इससे हम दोनों ही चिंतित हो गए। एक दूसरे से दूर होने का सोचते ही दोनों को घबराहट होने लगी। मैं 21 साल का हुआ नहीं था, इसलिए कोर्ट मैरिज कर नहीं सकते थे।
वैसे भी पापा को पता चल ही जाता। तब हड़बड़ाहट में हमने फिल्मी स्टाइल में शहर से दूर एक मंदिर में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर, सिंदूर मंगलसूत्र पहनाकर एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार कर लिया। हमें उम्मीद थी कि अब हमें कोई दूर नहीं कर पाएगा। अब चूंकि चांदी का डर दूर हो चुका था, वह मुझ पर हक जमाकर बात करती थी, मेरा नाम नहीं लेती थी, पत्नी की तरह मेरा ध्यान रखती थी, एक आवाज पर दौड़ी चली आती, कमरा सजाती, जूते से रुमाल तक सब सहेजकर मेरे हाथों में देती। यह बदलाव घर वालों की नजरों से बचा नहीं रह सका। मम्मी और पीतो अम्मा दोनों ही बहुत कुछ समझ रही थी, पर खामोश थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बात कितनी आगे बढ़ चुकी है। उन्हें लग रहा था कि जल्दी ही मैं चला जाऊंगा और 3 साल से पहले नहीं लौटूंगा, तो क्यों बेकार ही रोक टोक की जाए। बस अब यह हुआ था कि पूरे टाइम हम दोनों पर किसी न किसी की नजर रहती थी। उस टाइम मोबाइल फोन तो हुआ नहीं करते थे। खूब सारी कस्में, वादे, पहुंचते ही फोन करने के वादे के साथ मैं लंदन रवाना हुआ। दूर रहना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था, खासकर नए बने रिश्ते के बाद। लंदन पहुंचकर मैंने फौरन घर पर फोन लगाया, इस उम्मीद में कि चांदी फोन के आसपास ही होगी, लेकिन माँ ने फोन उठाया। मैंने पीतो अम्मा का हाल पूछा तो उन्हें फोन दे दिया। मैंने उनका और चांदी का हाल चाल पूछा, इससे ज्यादा मैं क्या ही कर सकता था। फिर तो मैं रोज फोन करता, इस उम्मीद में कि चांदी से कभी तो बात हो, लेकिन नहीं हुई। मैं नए देश में पढ़ाई लिखाई और मौज मस्ती में व्यस्त हो गया। इतनी आजादी और खुलापन मेरे लिए सपना ही था। वहीं पापा ने मेरी मुलाकात स्वप्ना सक्सेना से करवाई। वे चाहते थे हम एक दूसरे को पसंद करें, ताकि उनके और सक्सेना अंकल, जो उनके बिजनेस पार्टनर भी थे, की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। स्वप्ना एक तेज तर्रार, आत्मविश्वास से भरी, लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ले रही मॉडर्न और बहुत सुंदर लड़की थी। मेरा मन ना चाहते हुए भी चांदी से उसकी तुलना करने लगता। मुझे अफसोस होता कि मैंने जल्दबाजी में एक काम वाली से रिश्ता जोड़ लिया। चांदी की यादें मन से मिटती जा रही थी। पढ़ाई पूरी होते ही मन में उधेड़ बुन चल रही थी कि चांदी का सामना कैसे करूंगा, उससे पीछा कैसे छुड़ाऊंगा, उसे बाई बनाकर घर में रखने और स्वप्ना से शादी करके 2-2 बीवियों का सुख पाने की नीची सोच भी मन में आई, लेकिन मुझे वह मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। घर पहुंचकर मम्मी ने बताया कि चांदी की शादी हो चुकी है, मेरे जाने के कुछ समय बाद ही, और पीतो अम्मा उसी के साथ रहने चली गई है। मुझे खुश होना था, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, उस अहंकारी बच्चे की तरह जो किसी और को अपना खिलौना देने के बजाय उसे तोड़ देना पसंद करता है। मैं चांदी की जान लेना चाहता था, बस 3 साल इंतजार न कर सकी मेरा, पर कुछ ही दिनों में मन शांत हो गया। स्वप्ना सक्सेना मिसेज स्वप्ना माहेश्वरी बनकर मेरे घर आ गई और अगले ही साल अमृत हमारी गोद में था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2 साल पहले पीतो अम्मा मेरे ऑफिस मुझसे मिलने आई। उनको देखकर पूरा अतीत मेरी आंखों के आगे लहरा गया। उन्होंने जो बताया मैं तो सन रह गया। गोलू बेटा, तुम्हारे जाने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि चांदी पेट से है। मैंने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसे कहा कि बच्चा गिराकर जल्दी से उसकी शादी तय कर देती हूँ, यही रास्ता बचा है, लेकिन वह रट लगाती रही कि उसने कोई पाप नहीं किया है, तुमने उससे शादी की है, वह तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारा बच्चा बिना तुम्हारी रजामंदी वह नहीं गिराएगी। मुझे मालूम था यह पागलपन है, पर एक मजबूर माँ क्या करती। मैं मैडम से तुम्हारा नंबर मांगने गई तो उनको कुछ शक हुआ। उन्होंने मुझे गलत नंबर दे दिया और मेरी जासूसी कराई। उन्हें सब माजरा पता चल गया। उन्होंने जबरदस्ती चांदी का अबॉर्शन कराने अपने गार्ड को भेजा, लेकिन वह चलती गाड़ी से कूद गई। भीड़ लगने की वजह से गार्ड भाग निकला। चांदी को बहुत चोटें आई, लेकिन उसे लेकर मैं गांव भाग आई। गहरी चोटों और ठीक से इलाज और खुराक न मिलने से वह बहुत कमजोर हो गई थी। बच्चे को जन्म देते हुए वह चल बसी। मेरे पास तो जीने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक नन्ही जान मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वह उठाई भी, पर अब शरीर साथ छोड़ रहा है। तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, अब मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। अब तो डीएनए की जांच से सब पता लग जाता है। जांच करा लो, तसल्ली कर लो। यह चांदी की अस्थि कलश और तुम्हारी बेटी मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। हिचकियों से रोते हुए पीतो अम्मा ने मुझे कलश सौंपा और मैं इतना बड़ा नीच इंसान की सोच रहा था।
अगर मैंने इन्हें भगा दिया और इनकी नातिन ने मुझ पर पिता होने का केस कर दिया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, जायदाद में हिस्सा अलग देना पड़ेगा। तो मैं सोना को नौकरानी बनाकर यहाँ ले आया, यह कहकर कि पीतो अम्मा की नाती है। पीतो अम्मा विरोध न कर पाई क्योंकि उनको सर्वेंट क्वार्टर और काफी पैसे मिल गए थे। विरोध करने पर उसकी और सोना की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन अकेले में मैं जब भी चांदी के बारे में सोचता, उस मासूम ने जो सहा वह सोचता, तो मेरी अंतर आत्मा मुझे कोड़े मारती। दिन रात सोना को अपने सामने देखकर मुझे उसकी याद आती और मैं हार्ट पेशेंट बन गया। लेकिन उस दिन अमृत जो अनर्थ करने जा रहा था उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैं अमृत से बड़ा पापी हूँ। वह तो जानता भी नहीं कि वह जिस पर बुरी नजर गड़ाए हुए है वह उसकी बड़ी बहन है। ईश्वर ने मुझे पुनर्जन्म अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए दिया है। मैं गौरव माहेश्वरी चांदी माहेश्वरी को अपनी ब्याहता स्वीकार करता हूँ। संपूर्ण विधि विधान से उसका श्राद्ध करूंगा और सोना माहेश्वरी जो मेरी अपनी बेटी है उसको माहेश्वरी परिवार में शामिल करता हूँ। सब के सब सुन थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वकीलों की टीम वसीयत तैयार कर रही थी। अब उसकी चांदी की आत्मा को शायद शांति मिल सकेगी, जिसका दोष बस इतना था कि उसने गरीब होते हुए भी प्रेम कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।